अस्सलाम वालेकुम। बाब सुखन के एक और प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज जिस शायर का इंतखाब हम पेश करेंगे वो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं और आप लोगों ने बहुत से शेर उनके सुने होंगे, उनकी आवाज़ में भी सुने होंगे, उनकी वीडियोस भी बहुत मकबूल हो रही हैं। ये अलग बात कि इससे बहुत ज़्यादा मकबूलियत उनको मिलनी चाहिए थी और बहुत ज़्यादा तवज्जो के वो हक़दार हैं, लेकिन ये भी खुशी की बात है कि अब उन पर संजीदगी से गुफ्तगू भी हो रही है, उनके बारे में मज़ामीन भी छप रहे हैं, मुख्तलिफ़ किताबें उनकी अपनी भी और उनके बारे में भी छप रही हैं। और अब ऐसा लगता है कि उनकी शख्सियत से ज़्यादा उनका काम, उनका कलाम अब मौज़ूए गुफ्तगू हो रहा है, जो बहुत खुशाइंद बात है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जॉन एलिया का। जॉन साहब के बारे में एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि जॉन साहब के नाम से जो बहुत सी तहरीरें, मैं तो उनको शेर भी नहीं समझता क्योंकि ना उनमें वज़न होता है ना कुछ होता है, लेकिन बहरहाल उनके नाम से बहुत सी तहरीरें शेर के नाम पर उनके नाम से मंसूब करके फैलाई जा रही हैं। तो उस सिलसिले में कुछ होशियार भी रहें। हर चीज़ जो जॉन साहब के नाम से आपके सामने आ रही है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, वो जॉन साहब का कलाम ज़रूरी नहीं है कि हो। दूसरी बात यह है कि जॉन साहब के जो कलाम जॉन साहब का आप तक पहुंच रहा है और वाक़यतन जॉन साहब ही का है, वो भी बहुत यकरंग है। एक तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा फैल भी रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इससे एक मुश्किल ये पैदा होती है कि जॉन साहब को सिर्फ़ एक रोमानवी और एक डिप्रेसिव सा शायर समझा जा रहा है, जो कि हकीकत से बहुत दूर है। जॉन साहब का कलाम बहुत फ़िक्री गहराइयाँ रखता है। उनकी गज़लों के अशार बहुत से नफ्सियाती मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को शेर में इस तरह बयान किया है कि उनमें बेइंतहा बरजस्तगी, चौंका देने की क़ुव्वत और इंसानी नफ्स का बहुत गहरा मुतालिया नज़र आता है। फिर जॉन साहब के कलाम में एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि जॉन साहब के कलाम में फ़ारसी, अरबी, हिंदी, फिर पाकिस्तान या कराची की ज़बान, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ज़बान, इन सब के बहुत सी मिसालें नज़र आती हैं। ये भी एक जॉन साहब का कमाल है। फिर आज मैं जिस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि जॉन साहब की नज़में अमूमन ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती और उन पर गुफ्तगू भी कम हुई है। और ख़ास तौर पर जॉन साहब ने एक अरसे तक और एक ज़माने तक बहुत सी सियासी, समाजी और इनकलाबी नज़में लिखी हैं। और कहने वाले कहते हैं, जिन्होंने वो ज़माना देखा था, वो कहते हैं कि जॉन साहब उस ज़माने में अपनी सियासी और इनकलाबी नज़मों से ही बहुत मशहूर थे। उसके कुछ नमूने उनके मुख्तलिफ़ मजमूओं में मिलते हैं। उनके पहले मजमूए शायद में एक दो नज़में ऐसी हैं जो बहुत ही आला हैं और सियासी और इनकलाबी रंग की नज़में हैं। एक उनकी नज़म है जो 1 मई के हवाले से है, वो इंशाअल्लाह उसी तारीख़ पे किसी वक्त पेश करेंगे। एक उनकी नज़म है 2 आवाज़ें और ये भी बहुत मकबूल हुई। थोड़ी सी तवील हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि जॉन साहब के लिए हम ये वक्त निकाल सकते हैं। 2 आवाज़ें। पहली आवाज़। हमारे सरकार कह रहे थे ये लोग पागल नहीं तो क्या है। हमारे सरकार कह रहे थे ये लोग पागल नहीं तो क्या है कि फ़र्क़े इफ़लासो ज़र मिटाकर निज़ाम दौलत से लड़ रहे हैं। निज़ाम दौलत खुदा की नेमत से लड़ रहे हैं, हर एक रिवायत से लड़ रहे हैं, हर एक सदाकत से लड़ रहे हैं। मशीयत हक़ से हो के गाफिल खुद अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। ये लोग पागल नहीं तो क्या हैं। हमारे सरकार कह रहे थे अगर सभी मालदार होते तो फिर ज़लीलो हकीर पेशे हर एक को नागवार होते। न कारखानों में काम होता, न लोग मसरूफ़ कार होते। इन्हीं से पूछो कि फिर ज़माने में किस तरह कारोबार होते।
اگر سبھی مالدار ہوتے تو مسجد و ممبر و کلیسا میں کون صنعت گری دکھاتا؟ ہمارے راجوں کی اور شاہوں کی عظمتیں کون پھر جگاتا؟ حسین تاج اور جلیل احرام ڈھال کر کون داد پاتا؟ ہماری تاریخ کو فروغ ہنر سے پھر کون جگمگاتا؟ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں؟ دوسری آواز: تم اپنے سرکار سے یہ کہنا یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ یہ زرد رو نوجوان فنکار جن کی رگ رگ میں ولولے ہیں، یہ ناتوانو نحیف و ناچار جن کے قدموں پہ زلزلے ہیں، یہ جن کو تم نے کچل دیا ہے، یہ جن میں جینے کے حوصلے ہیں۔ دیا ہے فاقوں نے جنم جن کو جو بھوک کی گود میں پلے ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ نظام فطرت ہوائے صحن چمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے، مشام دیر و دیار و دشت و دمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ نظام فطرت فضاؤں کی انجمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ نظام فطرت کو قلزم معجزن سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ کہ چاند سورج کی جگمگاہٹ زمیں زمیں ہے، وطن وطن ہے، کلی کلی کی کنواری خوشبو روش روش ہے، چمن چمن ہے۔ نظام فطرت کا بحر مواج پست و بالا پہ موج زن ہے۔ ہوائیں کب اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ ہے صحرا وہ انجمن ہے۔ وہ پیشے جن سے عروس تہذیب کو ملے ہیں لباس و زیور، ہے جن سے دوشیزہ تمدن چمن بدامن بہار در بر، ہے جن کا احساں تمہاری اصلوں تمہاری نسلوں پہ اور تم پر، انہی کو تم گالیاں بھی دیتے ہو اب ذلیل و حقیر کہہ کر۔ سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو، سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو، جو فکر و فن کو ذلیل کر کے عزیز رکھتا ہے اشرفی کو۔ تقدس بت شکن میں دیکھا تکلف ذوق بت گری کو، اب ایک ہجو جدید لکھنی ہے عصر حاضر کی شاعری کو۔ تم اپنے سرکار سے یہ پوچھو کہ فکر و فن کی سزا یہی ہے، ہو ان کا دل خون جن کے دم سے یہ تازگی ہے یہ دلکشی ہے، وہ جن کے خون سے نقوش و اشکال کو درخشندگی ملی ہے، وہ جن کے ہاتھوں کی کھرد و راہٹ سے کشتے تارے ہری رگی ہے۔ تم اپنے سرکار سے یہ کہنا نظام زر کے وظیفہ خارو، نظام کہنہ کی ہڈیوں کے مجاوروں اور فروش کارو، تمہاری خواہش کے برخلاف ایک نیا تمدن طلوع ہوگا، نیا فسانہ نیا ترانہ نیا زمانہ شروع ہوگا۔ جمود و جنبش کی رزمگاہوں میں ساعت جنگ آ چکی ہے، سماج کے استخواں فروشوں سے زندگی تنگ آ چکی ہے۔ تمہارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں؟ یہ لوگ جمہور کی صدا ہیں، یہ لوگ دنیا کے رہنما ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جون صاحب کا دوسرا رنگ ہے جو شاید آپ تک نہ پہنچا ہو۔ امید ہے کہ اس نظم کے ساتھ جون صاحب کا یہ رنگ بھی آپ تک پہنچ چکا ہو، لیکن جون صاحب نے ایسی نظمیں کیوں کہنا چھوڑ دیں، شاید اگر ہم اپنے اندر جھانکیں اور اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے۔